मैं अहमद पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं क्लास 11वीं रसायन विज्ञान का पहला अध्याय, जिसमें हम लोग कुछ जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में यौगिक का प्रतिशत संगठन के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो यौगिक होता है, ये यौगिक आपका एक से अधिक क्या होता है, हमारा तत्व के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है ना। एक से अधिक क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं उसके निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो इस यौगिक में जो भी तत्व होता है, उस तत्व का उस यौगिक को बनाने में कितना % योगदान रहता है, मतलब जो तत्व होता है उसका कितना % योगदान रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। मतलब यौगिक को बनाने में उस यौगिक के अंतर्गत पाए जाने वाले जो तत्व हैं, उनका द्रव्यमान के अनुसार कितना % मिलने से वो यौगिक बनता है, वही उसका क्या होता है, यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यौगिक का प्रतिशत संगठन, बराबर लिख सकते हैं यौगिक में उपस्थित तत्व या घटक का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई यौगिक का अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं, यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो इस तरीक़े से हम लिख सकते हैं भाई, यौगिक का प्रतिशत संगठन बराबर क्या होता है, यौगिक में कौन कौन सा तत्व है या घटक है उसका द्रव्यमान, और उस यौगिक का टोटल द्रव्यमान कितना है उसको अगर हम क्या करते हैं, अनुपात कर देते हैं, तो हमको यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। अर्थात पता चल जाता है कि उस यौगिक को बनाने में जो तत्व है उसका द्रव्यमान के अनुसार कितना % क्या हुआ है, उनमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये एक यौगिक है और इस यौगिक को बनाने में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार कितना % है, उसको बताना ही क्या होता है, हमारा यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो भी तत्व होता है उसके जो परमाणु भार होते हैं उसको जोड़ देते हैं। आपको पता है कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु भार 23 होता है, बट इसका जो है मात्रा यहाँ पर 2 दिया गया है, इसलिए 2 से गुणा कर देते हैं। अब प्लस हो गया। कार्बन आप जानते हैं 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। चूँकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। अब इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, कितना हो जाता है, अगर 3 दोनों को गुणा कर दें तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो सोडियम हमारा टोटल कितना आ गया, हमारा 46, प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 12। इनको भी गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, 3 एकम 3, 3 और 1 4। इस प्रकार से हमको जो है इन दोनों को गुणा कर दिए तो इतना मान आ गया, इन दोनों को गुणा कर दिए तो इतना मान आ गया। अब सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना हो जाता है, ये हो गया 8 2 10, और 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो 16 का कितना हो गया भाई, 6। अब कितना बचा हमारा, 1। यहाँ पर अब कितना है, 4। अब 4 ये हो गए, 4 और 1 5, और 5 4 कितना हो गया, 9, और 1 बचा है 1, तो 10 हो गया। टोटल कितना हो जाता है हमारा यौगिक आणविक द्रव्यमान, 106 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हमने इसका मान क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब ऊपर में देख रहे हैं यौगिक में उपस्थित तत्व या घटक का द्रव्यमान। तो यहाँ पर इस यौगिक में कौन कौन से हमारे घटक हैं, कौन कौन से तत्व हैं भाई, तो यहाँ पर सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। देखो सोडियम का जो भार है वो कितना है हमारा, यहाँ पर 46 है, अर्थात उसका द्रव्यमान 46 है। कार्बन का कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 48 है। तो यहाँ पर दिया है तत्व या घटक का द्रव्यमान, तो यहाँ पर जो भी घटक है उसका द्रव्यमान आपको दिख रहा है। अब उन द्रव्यमान को आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान से भाग देना है। तो आपको फिर जो है पता चलते जाएगा कि इस यौगिक को बनाने में सोडियम का कितना % योगदान है, कार्बन का कितना % योगदान है, और ऑक्सीजन का कितना % योगदान है। चूँकि यहाँ पर आप % कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो चलिए भाई, अब उसके अनुसार हम क्या करते जाते हैं, मान को रखते जाते हैं। तो पहले क्या देखते हैं, इस यौगिक में जो है सोडियम का कितना % योगदान है। तो यहाँ पर लिखते हैं सोडियम का, यहाँ पर प्रतिशत संगठन देखते हैं, प्रतिशत संगठन उस यौगिक को बनाने में कितना % है।
तो यहाँ पर देखो सोडियम का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान रखना पड़ेगा। प्रत्येक घटक बोल रहे हैं तो सोडियम एक घटक है ना भाई, तो इसका कितना है हमारा 46 है। तो यहाँ पर कितना रख दिए हम लोग, ये हो गया 46 अपॉन टोटल हमारा कितना है, हमारा 106 है। अब इनको ये तो हो गया, और कितना है हमारा परसेंट कर रहे हैं तो ये हो गया 100। अब 100 को अगर क्या करते हैं यहाँ से इस प्रकार से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है भाई हमारा 4600 हो गया हमारा, है ना। यहाँ से गुणा करेंगे तो 4600 होगा ना भाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 106 हो जाता है। अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं भाग देते हैं 106 को 46 से, तो इसका जो मान है लगभग हमारा बोल सकते हैं ये 43% के लगभग आता है, और आता है 43.4% आता है। अगर उसको आप काट दें तो इसका जो मान होता है लगभग कितना आता है भाई हमारा 43 हम लोग क्या कर सकते हैं 4%, है ना। ये 43.4% इतना आता है। तो आप 43% को ही मान के चलें। ये कितना आ गया हमारा 43% यहाँ पर क्या आता है एक मान प्राप्त हो जाता है ना। इसको जब काटते हैं तो अगर हम देखें तो 43% लगभग आ जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसको बनाने में सोडियम का कितना परसेंट योगदान है, हमारा 43% योगदान है। तो इस तरीक़ा से हम दोनों को भाग देके और गुणा करके ये सोडियम को परसेंट ज्ञात कर लिए। अब हमको किसका देखना है भाई, कार्बन का देखना है। कार्बन का देखो इसका भार कितना दिया है 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन का प्रतिशत कितना होगा उसको। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा कार्बन का जो है द्रव्यमान देखें तो यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 106 हो गया, इंटू कितना हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। पुनः इन दोनों को ऐसे गुणा कर दें तो कितना हो जाता है, ये 1200 हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 106 हो जाता है। अब इन दोनों को अगर हम काट दें तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 11% आता है, और भी परसेंट हो सकता है बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं। कितना हो जाता है 11%। अर्थात इस यौगिक में कार्बन का कितना परसेंट योगदान है भाई हमारा द्रव्यमान के अनुसार 11% है। अब किसका देखना है, ऑक्सीजन का देखना है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रतिशत की बात करें तो उसका पहले क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कितना है अभी हमारा, ये 48 है, और टोटल हमारा कितना मिला है यौगिक का, ये 106 इंटू कितना है हमारा, ये हो गया 100। अब इसको हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 48 हो जाता है 100, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 106। इनको अगर हम काट देते हैं तो लगभग ये हमारा 45% को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पॉइंट में और आ सकता है लेकिन हम मेन को ले रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका 45% आता है। अब तीनों को अगर हम थोड़ा देर के लिए जोड़ दें तो ये हो गया 43, ये हो गया हमारा 45, और एक कितना हो गया 11। तो 5 3 8 और 8 और एक कितना हो गया हमारा 9। इसी प्रकार 5 5 क्या कितना हो गया 4 4 8 8 और कितनी 9 हो गया। यहाँ पर 99% आ रहा है, बट उसमें हम लोग पॉइंट को अगर जोड़ते जाएँ तो अंततः कितना हो जाता है, वो 100% प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को बनाने में सोडियम का इतना परसेंट योगदान है, कार्बन का 11% योगदान है, ऑक्सीजन का 45% योगदान है। यही क्या कहलाता है आपका यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। मतलब यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व होता है उनका द्रव्यमान के अनुसार जो भी मात्रा होता है वही आपका यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से किसी भी यौगिक में जो भी तत्व है उसका प्रतिशत संगठन क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है भाई। तो ये हो गया आपका प्रतिशत संगठन। अब इसके बाद हमको जो है आगे पढ़ना है वो है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है भाई, मूलानुपाती सूत्र और क्या है हमारा आणविक सूत्र। तो पहले हम लोग चलते हैं किसके पास, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, हम बोल सकते हैं किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में एक अणु के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। या ये बोल सकते हैं कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वो क्या कहलाता है, आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे यहाँ पर दिया है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये हमारा भी फिलहाल जो है अणु सूत्र है। अब अगर इसका मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो इसको हम लोग काट कैसे पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी कितना हो गया 12 और 6 एकम 6। तो इसका रेशियो आ जाता है हमारा 1:2:1 आ जाता है। अब इसका इसी के आधार पर अगर हम कार्बन को अगर अरेंजमेंट करें तो कार्बन का कितना है हमारा 1 है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। और वो किसका सूत्र है हमारा, ये हमारा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है हमारा, CH2O होता है। मतलब ये जो है किसी यौगिक उपस्थित जो भी हमारा
तत्व के जो परमाणु हैं उस परमाणुओं के सरल अनुपात को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब कौन कौन से तत्व उसमें उपस्थित है मुख्यतः उसको दर्शाने वाला जो होता है उसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं भाई, है ना। जैसे हम लोग पानी की बात करें तो पानी का हमारा फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। समझने के लिए देखें तो पानी किससे किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखें तो ये मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो लिखे हैं वो क्या है, अणु सूत्र है। तो इस तरीक़ा से मूलानुपाती सूत्र को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व है या तत्व के जो परमाणु है उसके सरल अनुपात को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, सरल अनुपात को बताता है। तो ये हो गया आपका भाई मूलानुपाती सूत्र। अब ये जो मूलानुपाती सूत्र होता है, इस मूलानुपाती सूत्र को कैसे निकाला जाता है, इसके कुछ नियम हैं, है ना। मूलानुपाती सूत्र निकालने के यहाँ पर क्या है, नियम दिया गया है, निकालने के नियम तो यहाँ 3-4 नियम दिया गया है। बस उस नियम को आप लिखने के बजाय समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है भाई, है ना। तो उसको हम उदाहरण में क्या करते हैं, जो है उदाहरण के साथ इस नियम को हम क्या करते चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। लिख के समझेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए उदाहरण के साथ जो है उदाहरण भी होते जाएगा और आपका नियम भी चलते जाएगा। तो हम चलते हैं आगे किधर, जो है उदाहरण की ओर, और उदाहरण के साथ साथ हम नियम को भी क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। यहाँ पर किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण से हम क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ दिया है एक यौगिक का प्रतिशत संगठन, अभी देखें जस्ट, है ना। तो एक यौगिक है जिसका प्रतिशत संगठन मतलब उस यौगिक को बनाने में कौन सा तत्व कितना योगदान दिया है वो दिया गया है। जैसे सोडियम है, सोडियम का 43.4% है, कार्बन का 11.3% है, और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है भाई, इसका 45.3% है। तो यौगिक का आपको क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, ऐसा आपको क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हल करेंगे तो एक कॉलम बना लेते हैं। फिलहाल कॉलम के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं भाई। इस प्रकार से आप कॉलम बना के समझ सकते हैं। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, कॉलम इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम बन गया। अब इस कॉलम को कुछ भागों में क्या कर देते हैं भाई, हम लोग बांट देते हैं। सबसे पहले तो जो है कौन कौन सा तत्व दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लिए तत्व। तो यहाँ पर तत्व कौन कौन सा दिया है भाई, यौगिक को बनाने के लिए ये दिया है सोडियम, साथ में क्या दिया है हमारा कार्बन, और कार्बन के अलावा क्या दिया है हमारा ऑक्सीजन। ये हो गया। अब इस तत्व की प्रतिशतता देखेंगे, कौन कितना कितना % दिया है, तो प्रतिशतता या प्रतिशत बोल सकते हैं। देखो सोडियम का कितना % दिया है, इसमें 43% है ना, और यहाँ पर 4%। इसको तो ही मेन को लेके चलेंगे। कार्बन का कितना % दिया है भाई हमारा, 11 कितना दिया है 3%, ओके। और ऑक्सीजन का दिया है हमारा 45 जो है 0.3%। अब उसके बाद देखना है परमाणु द्रव्यमान या भार भी बोल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कितना कितना होता है, तो आपको पता है सोडियम का कितना होता है हमारा 23 होता है भाई, 11 दूनी 22, 23 लिखते हैं इसको। कार्बन का कितना होता है 12 होता है ना, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ये तो हो गया। अब हमको इसके बाद क्या करना है, इसमें हमको परमाणु का अपेक्षित संख्या निकालना है भाई, या मोल निकालना है बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मोल निकालते हैं। मोल आपको मैं बताया था तत्वों का मोल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उस समय मोल पढ़ा रहा था तो बताया था कि मोल बराबर अगर निकालना है, तत्व का निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, तत्व का पहले क्या लिख देते हैं, जो भी प्रतिशतता है तो प्रतिशत लिख देंगे। यहाँ पर प्रतिशत से ले रहे हैं तो मोल निकालने के लिए तत्व का प्रतिशत डिवाइडेड बाई तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो इस प्रकार से मोल निकालते हैं भी। तो तत्व का प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत ले रहे हैं, अगर कोई मात्रा दिया रहता, द्रव्यमान दिया रहता तो द्रव्यमान लिखते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तत्व का प्रतिशत और तत्व का परमाणु द्रव्यमान को क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो मोल निकल जाता है। तो यहाँ पर यही करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रतिशत कितना दिया है सोडियम का, तो ये दिया है आपका 43.4 डिवाइडेड बाई कितना दिया है हमारा, ये हो गया 23, है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिया है भाई हमारा, यह दिया है हमारा 11 पॉइंट कितना दिया है 3% डिवाइडेड बाई कितना दिया है 12, तो ये हो गया। इसका कितना दिया है हमारा 45.3%,
और ये कितना दिया है हमारा 16। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, मोल को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र के अनुसार हमने मान को क्या कर दिया, रख दिया। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, इनको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं भाई। तो भाग कितना कितना आता है देखते हैं हम लोग, ये हो गया। अब इस फिलहाल आप जो है 4 को छोड़ दो, आप कितना को लो, 43 को लो और कितना लो, 23 को लो, ठीक है। अगर हम 23 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, क्योंकि 23 दूनी करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो कितना आता है हमारा, एक बार जाता है, तो 23 चला गया तो कितना बच गया भाई हमारा, 20 बच गया। 23 से कम 23, तो 23 चला गया तो 20 बचा। अब जो है 20 बटा कितना हो गया, 23 हो गया, क्योंकि ऊपर में 20 है, नीचे कितना है, 23 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 23 बड़ा है, 20 क्या है, छोटा है। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ जाता है यहाँ पर, तो 200 हो गया। अब 200 को 23 से अगर हम भाग दें तो 20 से अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 20 से कितना बार जा सकता है, तो 20 से करेंगे तो 20 अट्ठे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, है ना। 20 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 है, तो लगभग ये कितने बार जाता है हमारा, 8 बार क्या हो जाता है, चला जाता है। और जो बचता है उसको और करते जाएंगे, तो इस प्रकार से और आगे बढ़ सकता है। बट आप जो है एक जो है पॉइंट के बाद एक ही ले सकते हैं। बुक के अनुसार देखेंगे तो 2 लिया है, तो ये 8 आ जाता है, तो हम लोग एक ही को लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना मान आ जाता है हमारा, ये आ जाता है 1 पॉइंट कितना हो जाता है, 8, और बढ़ाएंगे तो 8 आ जाता है। बट एक को आप लेके यहाँ से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो हम एक ही को लेते हैं भाई। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर दोनों का क्या हो गया, मोल प्राप्त हो गया। अब हम किसके पास चलते हैं, इसके पास चलते हैं। तो यहाँ पर कितना मान आता है, तो ये देखो, ये है 11 पॉइंट कितना दिया है हमारा, ये 3 दिया है, डिवाइडेड बाय कितना दिया है हमारा, 12 दिया है। अब इस पॉइंट को अगर हटा दें तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, ऊपर में पॉइंट को हटाए तो 113 हो गया, बट उसको हटाने के लिए हम लोग कितना क्या कर दिए, जीरो बढ़ा दिए, तो 100 कितना हो गया, 20 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उस स्थिति में ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 पॉइंट, तो पॉइंट लिए तो कितना हो गया हमारा, ये 1130 हो गया। अब 1130 को अगर हम यहाँ से क्या करें, भाग दें, तो लगभग यहाँ पर देखो 10 बार तो नहीं, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 120 है, तो लगभग ये कितने बार में जाता है हमारा, 9 बार में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को अगर काट दें तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाता है, 9 प्राप्त हो जाता है भाई। तो ये हो गया 0.9। आगे करेंगे तो 4, 5 और मान आता है, बट हम इतना ले सकते हैं। इसी प्रकार हम जो है इसका भी क्या कर सकते हैं, मोल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू में ये हमारा कितना दिया है, 45.3 दिया है। तो पॉइंट को तो फिलहाल अभी छोड़ दो, आप 45 को ही लेके चलो, है ना। इतना में मान आ जाता है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 और डिवाइडेड बाई कितना है हमारा, 16। अब करते हैं तो 16 एकम 16, 16 दूनी कितना हो जाता है, 32, है ना। और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, तो लगभग ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 16 तिया करेंगे तो 45 से ज़्यादा हो जाएगा भाई। 32 तो ऑलरेडी हो गया है, तो 16 दूनी कितना हो जाता है हमारा, 32 हो जाता है। तो 16 दूनी 32 हो गया, तो 32 हो गया, तो कितना बचा हमारा, 32 और 8 40 और 5 कितना हो गया, 45, तो 13 बच गया हमारा, ठीक है। अब 13 और 16 की बात करें तो 16 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो 100 कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। अब इसको हम देखें, है ना, 15 के हिसाब से अगर देखें तो लगभग ये है 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे लगभग कितना बार जा सकता है हमारा, 8 बार क्या हो सकता है, जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये 2.8 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर लिए, सबका मोल प्राप्त कर लिए। तो आपको यही आपका क्या है, नियम भी है भाई। आपको जब भी मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, तो आप पहले उस तत्व का क्या करेंगे, प्रतिशत कितना दिया है उसको देखेंगे, उसका आपका परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं या किस प्रकार से होता है उसको जानना है। उन दोनों को आपको क्या करना है, फार्मूला में मान रखना है, और मान रखने के पश्चात ये जो मान प्राप्त होता है उसको पहले प्राप्त करना है। तो पहला नियम यही है कि सबसे पहले आप द्रव की प्रतिशतता और द्रव का द्रव्यमान जो होता है उनको भाग दे करके उनका हमको क्या होता है, मान प्राप्त करना रहता है। ये पहला आपका क्या हो गया, नियम हो गया। इसके बाद क्या होता है, परमाणु का आपेक्षित संख्या ज्ञात करेंगे। तो अपेक्षित संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है भाई, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब दूसरा जो नियम है, जो भी मान प्राप्त हुआ है, पहला नियम तो ये हो गया कि आपने मोल का प्रतिशत
और मोल का जो द्रव्यमान है उसको भाग करके मान प्राप्त करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो मान मिला है, जितना मान, उसमें से ये एक मान मिला है, ये वाला मान मिला है और ये वाला मान मिला है, इसमें से देखते हैं कि कौन सा मान सबसे क्या है, छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो मान है वो सबसे छोटा है, तो उस मान को हम क्या कर देते हैं, जितना भी मान है उनके साथ भाग दे देते हैं, है ना। तो आगे हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो गया 1 पॉइंट कितना हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है हमारा 0 पॉइंट कितना हो गया 9। उसी प्रकार यहाँ पर हम कर सकते हैं 0.9, ये तो पहले से है, और छोटा मात्रक क्या है 0.9, इससे भाग दे दिए। अब यहाँ पर क्या है 2 पॉइंट कितना है हमारा 8 और ये हो गया हमारा 0 पॉइंट कितना हो गया 9। तो जो छोटा मान होता है उसको जो भी मान मिला है उससे भाग देना पड़ता है। अब इनको हम क्या कर देते हैं, अगर इनको 1.8 आया है उसको और ये 0.9 आया है, इसको अगर हम क्या करते हैं, अगर दोनों को भाग करते हैं तो लगभग ये क्या है, इसका जस्ट डबल है, 9 दूनी 18 है, समझो। पॉइंट को मारो गोली, वो पॉइंट को अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस प्रकार से काट दें, तो ये 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना है 18, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा मान आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसका में कोई झंझट ही नहीं है, ये कितना आ जाता है 1। यहाँ पर भी ऐसा ही है, लगभग हम देखें तो 9 दूनी 18 है और 9 तिया 27 बोल सकते हैं भाई, है ना। 9 देखें तो ये पॉइंट को काट दें तो कितना होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 मतलब 3 बार क्या हो जा रहा है, चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, एक सरल अनुपात क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या मिला लास्ट में, सरल अनुपात। इसका कितना मिला है 2, ये मिला है 1 और ये कितना मिला है आपका 3। अब इन्हीं को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रमशः इन पे मान में रख देते हैं। अब सोडियम कितना मिला है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सोडियम कितना मिला है, इसका मान 2 मिला है, तो ये हो गया 2। यहाँ पर कार्बन का मान कितना मिला है 1, तो 1 का 1 ही रख देते हैं। ऑक्सीजन का मान कितना मिला है हमारा 3। तो इस प्रकार से हमको दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही क्या है हमारा मूलानुपाती सूत्र है, किसका, ये दिए गए तत्वों का। तो इस तरीक़ा से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया जाता है। तो अगर आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको जो भी उसका मात्रा दिया है, प्रतिशत दिया है, उस प्रतिशत को सबसे पहले जो तत्व दिया है उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। ये पहला नियम। अब भाग देने के पश्चात जो भी हमारा क्या होता है, मान आता है, उसमें से सबसे छोटा मान होता है, उस छोटे मान को जितना भी मान प्राप्त हुआ है उससे क्या करना है, भाग देना है। ये दूसरा नियम, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा मान प्राप्त होता है उसी मान के आधार पर आपको तत्वों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जैसे सोडियम कितना मिला है 2, तो मैंने Na2 लिख दिया। कार्बन कितना मिला है 1, तो मैंने कार्बन 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना मिला है 3, तो मैंने उसको 3 लिख दिया। तो इस तरीक़ा से जो फार्मूला बनता है वही क्या होता है, आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। और इसी तरीक़ा से मूलानुपाती सूत्र क्या किया जाता है भाई, निकाला जाता है। तो ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, और साथ में नियम भी आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है इसी टाइप का एक दूसरा, वो है हमारा अणु सूत्र, ठीक है। तो चलते हैं किसके पास, हम लोग अणु सूत्र के पास, ठीक है। ये दिया है अणु सूत्र, या इसी को बोलते हैं आणविक सूत्र, अंग्रेजी में बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब आप इससे पहले मूलानुपाती सूत्र पढ़े थे, उसी टाइप का है, ठीक है। ये भी क्या बताता है, किसी भी यौगिक में उपस्थित या किसी यौगिक का अणु सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या को बताता है। किस संख्या को बताता है भैया, वास्तविक संख्या को बताता है। पहले वाला किसको बता रहा था, सरल अनुपात को बता रहा था, है ना। ये किसको बताता है, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल में उस यौगिक में परमाणु की कितने संख्या उपस्थित है उसको बताने वाला को हम क्या बोलते हैं, अणु सूत्र। जैसे यहाँ पर जो है हम लोग बात करें C6H12O6 की अगर हम बात करें तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बोल रहा था कि इस ग्लूकोज में कार्बन का संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। ये मूल सूत्र है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक में ग्लूकोज में क्या होता है, हमारा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। ये उसका वास्तविक मान होता है और इसी से हम समझते हैं कि हाँ ये ग्लूकोज है भाई। तो हमारा जो अणु सूत्र होता है वो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या को बताता है। मतलब उस यौगिक में परमाणु की कितने कितने संख्या उपस्थित है उस संख्या को बताने वाला जो सूत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। और परिभाषा लिखते वक्त आप लिख सकते हैं भाई कि यौगिक का अणु सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के
वास्तविक संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका आणविक सूत्र या अणु सूत्र कहलाता है। यहाँ पर अणु सूत्र निकालने के लिए आपको क्वेश्चन किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अणु सूत्र निकालने के लिए यहाँ पर इसका एक फार्मूला दिया गया है भाई, है ना। अणु सूत्र निकालने के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अणु सूत्र निकालना है तो यहाँ पर अणु सूत्र बराबर होता है आपका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र और इनटू कितना होता है हमारा, n होता है, n फॉर नंबर होता है भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अणु सूत्र इक्वल टू क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इनटू क्या होता है, n फॉर होता है नंबर, ठीक है, जो 1 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक और देखें, n मोल बराबर होता है, तो इसके n बराबर लिख सकते हैं आप आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, n का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान, और साथ में आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है ये तो हमारा हो गया अणु सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इंटू n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी यौगिक वहाँ पर जो बन रहे हैं उनका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और साथ ही वहाँ पर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा ये दोनों सूत्र। तो ये तो हो गया आणविक सूत्र से रिलेटेड कुछ बातें। अब कैसे आणविक सूत्र निकालते हैं किसी यौगिक का, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। वहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से क्या किया जाता है, किसी यौगिक का अणु सूत्र निकाला जाता है ना। तो चलते हैं आगे, है ना। और अणु सूत्र निकालने के लिए तो मूलानुपाती सूत्र निकालना ही पड़ेगा, जो अभी जस्ट आप पढ़े हैं। उसके आगे का प्रोसेस और क्या क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, उसे उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए भी कुछ नियम हैं, जो नियम वहीं पर हम क्या करते जाएंगे, समझते हुए चलेंगे भाई। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। ये क्वेश्चन दिया है अणु सूत्र से रिलेटेड, दिया है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का परसेंट दिया है हमारा 61%, हाइड्रोजन का परसेंट दिया है 11.88% दिया गया है। यौगिक का वाष्प घनत्व तो यहाँ पर दिया है, वाष्प घनत्व तो हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे भाई, ये 59 दिया है। तो उसका हमको क्या ज्ञात करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है। ये 20 मिनट हो गया है भाई, है ना। ये अणु सूत्र लिखना है, यहाँ पर अणु सूत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको भाई मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो जा करके जो है अणु सूत्र के पास जाना पड़ेगा। तो पहले आप मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, ठीक है, जिसको आप पहले क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो वही रूल यहाँ पर भी क्या होगा, लागू होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर केवल 2 ही तत्व दिया है, एक हमारा दिया है कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, और दोनों का अगर हम क्या कर दें यहाँ पर हल करें तो कार्बन का कितना दिया है हमारा 61% दिया है, और हाइड्रोजन का कितना दिया है 11% दिया है, लगभग 11.88% दिया है। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 तो कितना हो गया हमारा 2, और 6 और 1 7, मतलब ये 72 पॉइंट कितना हो जाता है, 72 पॉइंट कितना हो जाता है 88% है। मतलब अभी परसेंट में कितना बाकी है हमारा, टोटल अभी है लगभग 28% बाकी है। तो वो भी तो कुछ नहीं होगा ना भाई, 100% कितना से निकालते हैं 100 से, मतलब उसमें तीसरा तत्व है। तो वो तीसरा तत्व कौन है हमारा, ऑक्सीजन हो सकता है, अन्य हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, परसेंट कितना का होता है 100 का, बट हमारे पास दोनों को मिलाकर कितना है हमारा 72.88% ही है। तो एक और जो तत्व है, तीसरा तत्व जो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, उसका कितना परसेंट होता होगा। तो ये इतना से अगर घटा दें तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा भाई 27.12% आता है। तो ये तीसरा नंबर जो ऑक्सीजन तत्व है उसके परसेंटेज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब सबको मिला देंगे तो फिर जाकर के 100% होता है भाई। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, मूलानुपाती जो सूत्र ज्ञात करते हैं उसके पास चलते हैं, क्योंकि पहले तो आपको मूलानुपाती सूत्र ही ज्ञात करना है भाई, तब जा कर के आप क्या कर सकते हैं, अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं वहीं पर, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, तत्व, कौन कौन से तत्व है, पहला है कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और तीसरा हम लोग क्या निकाले हैं, ऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर ग्लूकोज बन सकता है, तो इसलिए तीनों को ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्रतिशतता, कितना कितना प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत देख लो, कार्बन का कितना परसेंट दिया है हमारा 61%, हाइड्रोजन का कितना परसेंट दिया है हमारा 11 पॉइंट कितना दिया है 88%, और इसका कितना निकाले हैं हम लोग भाई, ये निकाले हैं हम लोग 27 पॉइंट कितना निकाले हैं हमारा 12%। अब हम उसका क्या देखेंगे, द्रव्यमान लिखेंगे पहले जैसा, तो परमाणु द्रव्यमान,
परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। कितना होता है कार्बन का भाई, कार्बन का होता है 12, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है, 10वीं में पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो एक होता है भाई इसका, ठीक है। और धीरे धीरे समझेंगे, आप 11th क्लास में आए हैं अभी तो नया नया है ना, सब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 8 होता है, बट उसका हम 16 परमाणु भार लिखते हैं, ठीक है। अब क्या निकाले इसके बाद, मोल निकाले थे भाई। और मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो परसेंट है उसको हम क्या करते हैं, परमाणु हमारा जो द्रव्यमान होता है उससे भाग देते हैं। तो कितना परसेंट है यहाँ पर, 61% है, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 12 है। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। यहाँ पर कितना है 11 पॉइंट कितना है 88 है हमारा, है ना। और कितना से भाग देंगे हम लोग, 1 से। तो यहाँ पर तो झंझट ही नहीं, 1 से भाग देंगे मतलब उतना ही मान आएगा। तो 11 पॉइंट कितना हो गया 88, का काम खत्म हो गया। यहाँ पर अभी करेंगे तो कितना मान आ सकता है, तो 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 6 60। तो ये कितना हो गया 12 5 6 60, एक बच गया। अब बच गया तो पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर कितना हो गया, जो है पॉइंट लगाते हैं तो कितना हो जाता है, 1 का कितना हो जाता है 10 हो गया। लेकिन 10 जो है छोटा है किससे, 12 से। तो और हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट लगा देते हैं, मतलब एक 0 बढ़ा देते हैं, तो ये 100 हो जाता है। अब कितना बार जा सकता है, 12 से हम लोग देखेंगे तो 10 से करेंगे तो लगभग 10 बार जाएगा, लेकिन 12 से जा रहा है मतलब 9 बार जा सकता है ना। 12 छक्का 90 है ना, 12 धम कितना हो जाता है 120, तो लगभग 9 बार जा सकता है भाई। कितना बार, 9 बार। तो 12 इंटू कितना हो गया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, हासिल कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 9 1 कम 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो लगभग कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा कितना बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है। तो ये हमारा 8 बार, क्योंकि 12 को हम 8 से करेंगे तो कितना हो, 8 दूनी कितना हो गया 16, हासिल 1, 8 1 कम 8, 8 और 1 9। तो ये कितना बार जाता है हमारा 8 बार। तो ये हमारे इन दोनों को क्या कर दिया, भाग देने से कितना मिल गया हमारा, ये मिल गया 5.08। ये इसमें कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर चलते हैं, हमारा ये दिया है हमारा 27 पॉइंट कितना दिया है 12, डिवाइडेड बाई कितना दिया है 16। अब पॉइंट को उधर मारो गोली, इसको लो आप, है ना। ये कितना हो जाता है हमारा, तो ये हो जाता है आपका 27 अपॉन कितना कर देते हैं 16, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए 16 कर दिए। 16 जैसे ही करते हैं तो पॉइंट को भी छोड़ दो फिलहाल, 16 को 27 से भाग दो, तो 16 दूनी 32, 2 बार तो जाएगा नहीं। 16 1 कम कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अब 27 में 16 चला गया तो कितना बचा 4, ये हो गया तो 20, और 20 और 7, तो 4 और 7 कितना होता है भाई हमारा 11 हो जाता है, ठीक है। अब 11 हो गया, क्योंकि 16 चला गया तो 4 इसमें से बच गया, और 7 7 4 11। अब हम पॉइंट लगाते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा 110 हो जाता है। अब 110 को अगर हम क्या करें 16 से क्या करें भाग दें तो कितना बार जा सकता है, लगभग 7 बार जा सकता है भाई, है ना। देखते हैं हम लोग, 7 छक्का 42, है ना, 7 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 में 7 छक्का 42, की कितना आ गया 4 आ गया। 7 एकम 7, और 7 और 4 कितना हो जाता है हमारा 7 4 11, तो कितना हो गया हमारा 112 हो रहा है लगभग, ठीक है। तो ज़्यादा चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको, अब कितना है देखो 16 एकम तो 16 चला गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं तो लगभग 6 आ रहा है, लेकिन कई बार आते रहता है तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं 7 6 आ रहा है, बट कंटिन्यूसली 6 6 6 6 आते रहेगा तो हम लोग क्या लिख देते हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है हमारा 1.7। तो ये तो हो गया इतना तक मान। अब आप क्या करना है, आपको पता है जो भी मान मिला है उसमें सबसे जो छोटा मान है उसको क्या करना है, आपको सारे मान से भाग देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु की आपेक्षित संख्या, लिख देते हैं आपेक्षित संख्या। परमाणु की जो अपेक्षित संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए देखते हैं कौन सा मान सबसे छोटा है भाई। तो सबसे मान छोटा कौन सा है हमारा 1.7 है, तो सबके साथ भाग दे दो। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 पॉइंट कितना हो गया 08, और ये कितना दिया है हमारा 1 पॉइंट कितना दिया है हमारा 7, ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को भाग देंगे। यहाँ पर कितना है हमारा 11 पॉइंट कितना दिया है हमारा 88, डिवाइडेड बाई कितना दिया है 1 पॉइंट कितना दिया है 7, और यहाँ पर दिया है आपका 1.7। तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है हमारा। तो ये कितना आ गया हमारा 1 आ गया।
इन दोनों को हम देखते हैं तो लगभग अगर हम 1.7 को जो है 5.08 से भाग देते हैं तो लगभग 3 बार जाता है, क्योंकि हमारा 1.5 से ऊपर मान के चलो और इसको 5 मान के चलो, ये 0.8 को मारो गोली भाई, है ना। तो आप ये चलो कि ये 5 है और ये नीचे का कितना है हमारा 1.5 के करीब है, ठीक है। तो 1.5 के करीब है तो क्या करेंगे, 1.5 दूनी कितना हो गया 3 और फिर 1.5 करेंगे तो 4.5, तो लगभग 7 जो है यहाँ पर जो है इतना को 5 को है अगर 1.7 से काटें तो 3 बार जाता है, तो ये 3 मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो लगभग ये जो है हमारा फिर 1.5 में हम चलें तो लगभग 7 बार जाता है भाई। 11 को अगर हम 1.7 से क्या करें अगर भाग दें तो कितना बार जाता है हमारा 7 बार चला जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका एक क्या हो जाता है हमारा सरल अनुपात क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो सरल अनुपात में क्या मिला, ये मिल गया हमारा 3, है ना। ये हमारा क्या मिला 3, कार्बन का कितना मिला है हमारा 3 मिल गया, हाइड्रोजन का कितना मिला 1 मिला, और ऑक्सीजन का कितना मिला है हमारा इसका हमारा 7 मिल गया और ऑक्सीजन का 1 मिल गया। तो इनको अगर हम इनके आधार पर सूत्रों में इसको प्रदर्शित कर दें तो देखो 3 किसका है हमारा कार्बन के है, तो यहाँ पर कार्बन कितना है हमारा 3 हो गया, ये हो गया। हाइड्रोजन कितना है हमारा 7 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। ऑक्सीजन का मान कितना मिला है 1 मिला है, तो 1 हो गया। तो इस तरीक़ा से एक सूत्र बनता है। अभी ये सूत्र क्या कहलाता है हमारा मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, या इसे हम क्या कहते हैं मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब हमको मूलानुपाती सूत्र तो क्या हो गया भाई प्राप्त हो गया। अब ये जो मूलानुपाती सूत्र होता है उस सूत्र का, है ना, हम क्या करते हैं सूत्र द्रव्यमान क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जो है आगे की ओर इस तरफ चल रहे हैं भाई, नेक्स्ट जो पेज है। अब हमको मूलानुपाती सूत्र क्या मिला है हमारा, ये मिल गया है C3H7 और ये कितना मिला है O मिला है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान क्या है ये ज्ञात करना है। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कितना दिया है हमारा भाई इसका ज्ञात करेंगे। तो एक कार्बन का होता है 12, उसका मात्रा कितना दिया है 3। अब हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो ये 7 ही लिख देते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16। अब देखो कितना हो जाता है 3 दूनी कितना हो गया 6, मतलब 12 तिया कितना हो गया 36, है ना। और प्लस कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 16। अब सबको क्या कर दें अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो उस स्थिति में कितना हो जाता है हमारा, ये कितना हो गया 6 6 12 12 और 7 कितना हो जाता है भाई 19। तो 19 का कितना हो गया 9, हासिल कितना आ गया 1। अब कितना बचा है, ये बचा है 3 बचा है और 1 बचा है 4, और 4 एक कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से हमको जो है 59 एक क्या हो जाता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब ये जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या हुआ है मिला है, उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो है पहले अणु सूत्र द्रव्यमान आप ज्ञात किए थे वाष्प घनत्व वाला, उसकी हम ज्ञात करते हैं थोड़ा सा। तो अणु सूत्र क्या होता है हमारा एक द्रव्यमान, जहाँ पर आप लिखे थे वो लिखे थे आप क्या वाष्प घनत्व इंटू कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाष्प घनत्व जो हम पहले देखे थे इंटू क्या है हमारा 2 है, अणु सूत्र द्रव्यमान बराबर हमारा वाष्प घनत्व इंटू 2। अब आपके क्वेश्चन में दिया है वाष्प घनत्व कितना दिया है 59 दिया है, तो यहाँ पर आप कितना कर देते हैं भाई 59, और इसका मान कितना दिया है हमारा, ये हमारा दिया है हमारा कितना 2। अब दोनों को अगर क्या कर दें अगर हम गुणा कर दें तो 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, हासिल 1 आया, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11। तो इस तरीक़ा से 118 क्या हो जाता है अणु सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अभी आपने देखा था n का मान यहाँ पर देखा था, यहाँ पर n बराबर क्या था भाई हमारा अणु सूत्र द्रव्यमान, ये देखे थे आप, है ना, जस्ट शुरू में बताया था। और एक क्या था हमारा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ये देखे थे आप, ठीक है। अब इनमें हम क्या करते हैं मान को क्या करते हैं भाई रख देते हैं। तो अणु सूत्र द्रव्यमान कितना है हमारा 118 है, डिवाइडेड बाई हमारा मूलानुपाती सूत्र कितना है हमारा, अभी ये देखो हमारा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना निकला है हमारा
है ना 59। अब इन दोनों को क्या कर दें, अगर हम काट दें तो कितना हो जाता है, ये जस्ट डबल चला जाता है हमारा, तो कितना बार होता है हमारा 2 क्या हो जाता है, n का मान प्राप्त हो जाता है। अब आपको ये भी पता है लास्ट में कि अणु सूत्र बराबर क्या होता है भाई हमारा, तो अणु सूत्र जो होता है बराबर होता है आपका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र इनटू कितना होता है हमारा n होता है ना। ये भी आपको मैं शुरू में बताया था फार्मूला में कितना होता है n। अब मूलानुपाती सूत्र आपके पास क्या है भाई, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग C3 है ना, C3H7 और O है, इनटू कितना से गुणा करेंगे, n का मान कितना मिला है 2 मिला है, तो 2 से गुणा कर दिए, तो अंततः हमको जो है अणु जो सूत्र होता है वो अणु सूत्र कितना मिलेगा, ये देखो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया 14, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 और 2 एक कम कितना हो जाता है 2। तो इस तरीक़ा से हमको दिए गए क्वेश्चन में यौगिक का जो है अणु सूत्र क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये इस तरीक़ा से अणु सूत्र क्या किया जाता है भाई, ज्ञात किया जाता है। तो ये मूलानुपाती सूत्र से थोड़ा सा लंबा है ना। आपको सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा, नियम में देखेंगे तो। उसके बाद जो भी मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होगा उसका आप क्या करेंगे, सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जैसे अभी ज्ञात किए। उस सूत्र द्रव्यमान को फिर हम पहले अणु सूत्र द्रव्यमान जो वाष्प घनत्व में देखे थे उस फार्मूला में क्या कर देंगे, रख देंगे, तो अणु सूत्र द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। फिर अणु सूत्र द्रव्यमान जो होता है वो n का मान को रखेंगे, अणु सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मिला है 118 और यहाँ पर उनसे दोनों को क्या कर देंगे आप, भाग दे देंगे, तो आपको n का मान मिल जाएगा। अब n का मान मिल जाएगा तो फिर उसको जो है अणु सूत्र का जो फार्मूला है उसमें रख देंगे, तो आपको अंततः जो है अणु सूत्र उस यौगिक का प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को क्या किया जाता है भाई, बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल क्लास हम इतना ही करते हैं। बाकी जो क्लास है अभी आगे हम रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है।